प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का सेकेंड लेसन अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश आपके समाप्त हो चुका था। और नेक्स्ट टॉपिक है आपके लेसन थर्ड पेपर फर्स्ट तुगलक वंश। तुगलक वंश बताया जाता है कि इसका शासनकाल 1320 से 1488 ईस्वी तक माना जाता है। तो देखिए, पिछली क्लास में आपने देखा कि 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी शासक था। 1316 से 1320 ईस्वी तक उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बना। मुबारक शाह के पश्चात भारतीय मुसलमान खुसरो नासरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बनता है। और खुसरो शाह की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त अपने शासनकाल के दौरान दीपालपुर का जो गवर्नर बनाया जाता है गाजी मलिक को, उस गाजी मलिक द्वारा नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या 1320 ईस्वी में की जाती है। इस प्रकार 6 या 7 महीनों तक नासरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना रहता है और गाजी मलिक द्वारा एक नए वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहा जाता है तुगलक वंश। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। इसका शासनकाल माना जाता है 1320 से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है तुर्क थे, यानी वही सल्तनत काल जो चल रहा है तुर्की, और इनकी माँ एक जाट थी, जाट परिवार से रिलेटेड थे, जैसा इतिहासकार कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो ये है कि निजामुद्दीन औलिया देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अपन चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, उसका खात्मा कैसे हुआ, आदि की घटनाओं की जानकारी तो कम से कम आपको पता हो। एक जनरल नॉलेज के हिसाब से ही आपको इस तुगलक वंश की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। इसको सिर्फ जीके के हिसाब से ध्यान रखना, कोई स्थायी रूप से नहीं भाई अपने सिलेबस में आएगा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है ये। तो देखिए, कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया से संघर्ष हुआ। ये एक सूफी संत था और संघर्ष का कारण था कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह घोषणा कर दी थी भी अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की जगह उसका पुत्र बनेगा, जिसका नाम था जोना खां। और जब गयासुद्दीन तुगलक इसे कहता है कि अपने शब्द वापस ले ले और माफी मांग ले, तो यह माफी नहीं मांगता है। और उसी समय कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान पर जाना पड़ता है, जरूरी हो गया था, तो वो बंगाल अभियान पर निकल जाता है और वापस आते समय ही निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाता है कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़ के चले जा, नहीं तो तेरा अंत बहुत बुरा होगा। तो उसी समय निजामुद्दीन औलिया भी संदेश भिजवाता है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही उसका जो पुत्र होता है जोना खां, ये किसका पुत्र होता है? ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता है। ये क्या करता है? गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक दावत की व्यवस्था करता है, एक महल का निर्माण करता है भाई, जहाँ साम्राज्य की सीमा पर इसको ठहरा कर अच्छी तरीके से इसकी खातिरदारी की जाए। तो कहा जाता है कि वहाँ पर जब इस गयासुद्दीन तुगलक ठहरता है जिस महल में, उसी दौरान हाथियों की भगदड़ मच जाती है और उस हाथियों की भगदड़ के कारण महल नष्ट हो जाता है और उसी में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है।
तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक साम्राज्य पहुंचता नहीं, उससे पहले उसका खात्मा हो जाता। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु होती है उसके पीछे उसके पुत्र जोना खां का ही एक षड्यंत्र था, क्योंकि जोना खां सुल्तान बनना चाहता था, अभिलाषा थी उसे, और उसे ये पता था कि पिता के होते ये पॉसिबल नहीं है। अतः वो षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र के तहत वो एक काष्ठ महल यानी महल का जो निर्माण करता है वो एक लकड़ी का होता है, और उस लकड़ी के महल में तय योजना के तहत जैसे गयासुद्दीन तुगलक प्रवेश करता है उसी समय हाथियों को भगा दिया जाता है, और कहा जाता है कि हाथियों के प्रवेश करने से वो महल धराशायी हो जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आपके जो सिलेबस में नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसका शासनकाल माना जाता है 1320 से 1325 ईस्वी, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये 100% है कि वो उसमें से उस टॉपिक में से आपके या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन कीजिए के नाम से 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखिए, तुगलक वंश का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल माना जाता है 1325 से 1351 ईस्वी, क्योंकि 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक था। जोना खां गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का व दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। तो अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताना चाहता हूं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान अगर कोई व्यक्ति था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी से भी साम्राज्य बड़ा इसका माना जाता है। और देखिए, इतना बड़ा विद्वान था जितना दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके शासनकाल के दौरान कुछ, या कह सकते हैं बहुत सी घटनाएं ऐसी घटती है जिसके कारण इतिहास में इसे, जो इतिहासकार कहते हैं कि यह एक पागल सुल्तान था, कुछ कहते हैं ये विरोधी तत्वों का मिश्रण था, कुछ कहते हैं कि इसकी मृत्यु पर राजा को अपनी प्रजा से व प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। तो देखिए, इसके शासनकाल की घटना क्या क्या थी उसी का एक वर्णन करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक शासन काल की घटनाएं, जिसमें पहला है दोआब में तो देखिए, दोआब में कर वृद्धि, यानी कहा जा सकता है भूमि कर में वृद्धि। तो देखिए, शासन सत्ता जैसे ही संभालता है, संभालने के पश्चात इसे लगता है कि यार पैसों की कमी है, राजकोष में पर्याप्त रूप से धन नहीं है, तो अतिरिक्त धन की जरूरत है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से स्थापित हो सके। और देखिए, जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है और वो कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान था, ज्ञानी था, तो इसने कुछ नए प्रयोग करने की कोशिश की ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। तो इसने क्या किया, पहला तो सत्ता प्राप्त करने के पश्चात दोआब में कर वृद्धि कर दी, यानी भूमि कर में वृद्धि की। यानी कहा जाता है कि जैसे ही इसने
भू राजस्व में वृद्धि की, उसी समय अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो जो राजस्व पहले आ रहा था उतना राजस्व भी अब प्राप्त नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि किसान भू राजस्व कहाँ से अदा करे जब उत्पादन नहीं हो रहा है, अकाल पड़ रहा है। तो अभी क्या हुआ, जब ये प्रेशर डालने लगा कि आप तो कर जमा कराइए, भू राजस्व कर जमा कराइए, तो किसानों ने क्या किया, मजबूरी में उन्होंने अब आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो कहा जाता है कि जैसे इसने दोआब में कर वृद्धि की, अकाल पड़ गया, किसान लगान जमा नहीं करा सके और किसानों का जब शोषण किया जाने लगा तो किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब इसको क्या करना पड़ा मजबूरी में, अब इसको ये करना पड़ा कि किसानों को ऋण देना प्रारंभ किया। और पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि का ब्यौरा यानी रजिस्टर सूची तैयार करवाई, पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत। और भूमि की पैमाइश करवाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और भूमि का रिकॉर्ड रखने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, अकाल पड़ने से किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए, तो इसने क्या किया, किसानों को ऋण देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन किया और बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो कृषि कार्य छोड़कर जाने लगे। तो कृषि कार्य से जोड़े रहने के लिए, किसान आंदोलन को शांत करने के लिए इसने क्या किया, उनको ऋण देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यह योजना असफल रही, यानी धन आने की सोची थी इसने, धन ज़्यादा आएगा, लेकिन और उल्टा राजकोष से देना पड़ा। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट आता है राजधानी परिवर्तन। कहा जाता है कि राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से इसने क्या किया, दौलताबाद, जो कि साउथ में है यानी दक्षिण भारत में। अब इसने क्या किया कि दूसरा प्रयोग किया अपने शासनकाल के दौरान कि इसने देखा कि यहाँ पर मंगोलों के लगातार आक्रमण होने की संभावना है, तो कुछ सुरक्षित जगह पर राजधानी स्थानांतरित की जाए ताकि बाह्य आक्रमण की समस्या समाप्त हो जाए और किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी उद्देश्य से ये क्या करता है कि अपनी राजधानी परिवर्तन कर देता है दिल्ली से दौलताबाद प्रजा को आदेश दे देता है, भाई अपनी नई राजधानी दौलताबाद है, अब आप लोग वहां जाइए, निवास कीजिए। और राजधानी परिवर्तन के साथ साथ क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक कि दौलताबाद को स्थायी रूप से बसाता है, यानी वहां पर निर्माण करता है। पहले तो ये, दूसरा दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक रास्ते में खाने पीने रहने आदि की जितनी भी समस्याएं होती है, उन समस्याओं का समाधान खुद मोहम्मद बिन तुगलक अपने धन से करता है। यानी दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद जनता सहित पहुंच जाता है। कहा जाता है कि वहाँ 40 दिन तक ही प्रजा का मन लगा रहता है और उसके बाद विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं। और जब लाख कोशिशों के बावजूद भी विद्रोह का दमन नहीं कर सकता है, तो फिर इसे एहसास हो जाता है कि जनता यहाँ नहीं रहना चाहती। तो पुनः क्या करता है, पुनः दिल्ली को बसाता है, पुनः निर्माण करवाता है और राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित करता है और पुनः प्रजा को आदेश देता है कि अपनी राजधानी की ओर चले जाइए। तो अब देखिए, यह योजना भी असफल हो जाती है। यानी राजधानी परिवर्तन करता है, कुछ अच्छा ही सोचा था इसने, प्रजा का पूरा ख्याल रखता है, मार्ग में खाने पीने आदि का सारा धन खुद राजकोष से मुहैया करवाता है, दौलताबाद में राजधानी बसाता है, प्रजा के लिए खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर भी करता है, फिर वहाँ से पुनः अपनी राजधानी दिल्ली लौट आता है, यानी पुनः राजधानी दिल्ली घोषित कर देता है। यानी धन की और समय की दोनों की बर्बादी। तो यह योजना भी असफल। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा चलाना। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि एक तीसरा प्रयोग करता है। तीसरा प्रयोग ये करता है कि वो जो चलन में होती है मुद्रा, सोने या चांदी की जो भी थी, उसकी जगह
एक नई मुद्रा का निर्माण कर देता है और उसे विनिमय की स्वीकृति देती है। भाई अब से लेन देन इस नई तांबे की मुद्रा के द्वारा ही किया जाना है। और इसके अलावा क्या करता है कि जितनी भी पुरानी मुद्राएं प्रचलन में जो थी बाजार में, वो सारी मुद्राएं राजकोष में जमा करता है और उसके बदले में तांबे की मुद्रा प्रजा को देता है। जिस प्रकार आप उदाहरण समझ सकते हो, जैसे 2000 और 500 रुपए के नोट बंद हुए थे, तो उस समय सरकार की तरफ से पुरानी मुद्रा जमा करवाने का टारगेट रखा गया था, सुविधा दी गई थी और बदले में नई मुद्रा हम लोगों को प्रदान की गई थी। उसी प्रकार यह कार्य मोहम्मद बिन तुगलक भी करता है। सारी जो प्रचलन मुद्रा थी राजकोष में जमा कर लेता है, बदले में उनकी जगह तांबे की मुद्रा दे देता है। अच्छी सोची थी इसने। लेकिन अब होता क्या है कि नकली मुद्रा का निर्माण होने लगता है। इतिहासकार कहते हैं कि अधिकांश हिंदुओं के घरों में टकसाल कहा जाता है जहां पर मुद्रा का निर्माण होता है, कि अधिकांश हिंदुओं के घरों में टकसालें स्थापित हो गई थी और उन टकसालों में नई मुद्रा का निर्माण होने लगा। और कहा जाता है कि जैसे तांबे की मुद्रा 1000 जारी की गई और जब वापस उनकी गिनती की जाती थी तो कहा जाता है कि 1500 मुद्राएं पाई जाती थी। यानी साफ है कि 500 मुद्राएं अवैध निर्मित हो रही। अब इससे क्या करना पड़ता है? अब इसने देखा कि ये तो फिर घाटे का सौदा हो गया। अब क्या करता है ये? अब पुनः आदेश देता है फिर कि आप लोग जितने भी जनता के पास तांबे की मुद्राएं हैं वो तांबे की मुद्राएं राजकोष में जमा करवाइए और पुनः पुरानी मुद्रा से ही व्यापार का लेन देन होगा। यानी यह योजना भी असफल होती है। रिपीट कर रहा हूँ, नई मुद्रा प्रचलन में करता है, पुरानी मुद्रा राजकोष में जमा करता है, उसकी जगह नई मुद्रा दे देता है। लेकिन क्या होता है, 1000 तो निर्माण हो रहा है और 1500 मार्केट में अवेलेबल मुद्राएं हैं, यानी अवैध मुद्रा का निर्माण होने लगता है। तो क्या करता है, जब लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध मुद्रा पर अंकुश नहीं लगा सकता है तो फिर इसे इस मुद्रा को बंद करना पड़ता है और पुनः जो प्रचलन में थी पहले उसे ही वैध घोषित कर देता है। तो इस प्रकार यह योजना भी असफल हो जाती है। इसके अलावा चौथी जो योजना है, चौथी योजना के बारे में बताना चाहता हूं। खुरासान अभियान। कहा जाता है कि खुरासान पर यह आक्रमण करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ से इसे धन दौलत प्राप्त करने की लालसा थी, या यूँ कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। तो ये क्या करता है, भाई खुरासान पर अभियान करना है, लक्ष्य बना लिया इसने। कब? 1 साल के पश्चात, और 1 साल पहले से ही उसकी तैयारियां कर देता है। और उसके लिए कहा जाता है कि यह 1 लाख, कुछ किताबों में 1.5 लाख सैनिक भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में सैनिकों को नियुक्त कर देता है। भाई आक्रमण कब करना है? 1 ईयर पश्चात, यानी 1 साल के पश्चात तो आक्रमण करना है, लेकिन उससे पहले ये तैयारी प्रारंभ कर देता है। और तैयारी के तहत क्या करता है, सैनिकों की भर्ती कर देता है और उन सैनिकों को एडवांस में वेतन भी देता जाता है, ताकि सैनिकों का मनोबल मजबूत रहे और फिर पूरे मजबूत मनोबल के साथ वो 1 साल पश्चात आक्रमण करके सफलता प्राप्त कर सके। अब देखिए, अब कहा जाता है कि 1 साल तक इनका पालन पोषण कर लेता है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि सैनिकों की संख्या में वृद्धि करता है ये। ऐसा नहीं कि जो स्थायी सैनिक है वो नहीं, अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती करता है, उन्हें भी वेतन एडवांस में देता है। अब 1 साल पश्चात जब आक्रमण करने का समय आता है तो बताया जाता है कि यहाँ खुरासान की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो
चेंज हो जाती है, यानी कि वहाँ का जो शासक होता है वो खुद ही अधीनता स्वीकार कर लेता है। तब अधीनता स्वीकार कर ले तो आक्रमण करने का कोई औचित्य रहा ही नहीं, तो अब यह योजना भी असफल हो जाती है। और जो सैनिकों को 1 साल तक खिलाया पिलाया अतिरिक्त सैनिकों को, वो भी बेकार गया, क्योंकि स्थायी सैनिक मान लो 1000 रख रहे हैं, लेकिन इसको आक्रमण करना था, इसने लाख सैनिक भर्ती कर लिए। इस प्रकार यह योजना भी असफल रही। नेक्स्ट कहा जाता है कि कराचल अभियान। इसने फिर एक नया प्रयोग किया। कराचल अभियान। कराचल चीन का था और मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षा थी कि यार अपना साम्राज्य का विस्तार करें और इस पर अगर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाता है तो वहाँ से बाह्य जो आक्रमण है वो नहीं होंगे मेरे साम्राज्य पर। इसके तहत ये क्या करता है, इसी के तहत ये कहा जाता है कि लगभग 3.5 लाख की संख्या में सैनिकों को इस अभियान पर भेजता है। अब देखिए, अच्छी सोच के तहत किया था इसने, इतने सैनिकों को अभियान पर भेजता है, अब सफलता मिलेगी, लेकिन कहा जाता है कि जिस समय यह सैनिकों को इस अभियान पर भेजता है उस समय उस प्रदेश में बर्फबारी यानी प्राकृतिक आपदाएं प्रारंभ हो जाती है। तो कहा जाता है, हालांकि उस क्षेत्र पर विजय तो मिल जाती है इन्हें, लेकिन कहा जाता है कि 3 लाख सैनिकों में से मात्र कुछ ही हजार सैनिक जिंदा वापस साम्राज्य तक पहुंच पाते हैं। यानी 3 लाख के लमसम सैनिक थे, अभियान पर गए, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं प्रारंभ हो गई, बर्फबारी हो गई, बीमारियां फैल गई, तो अधिकांश सैनिक मौत के घाट उतर जाते हैं और कुछ हजार सैनिक बचते हैं जो साम्राज्य पहुंच पाते हैं। यानी यह अभियान भी इसका असफल माना जाता है। तो अब देखिए, इसके अलावा इसी के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र राज्यों का उदय। अब देखिए, विद्वान तो था, कुछ नए प्रयोग भी किए, लेकिन अब क्या करे, वो योजना ही असफल हो गई। तो अब देखिए, कुछ नए राज्यों का उदय। अब ये तो योजनाएं पहले ही असफल हो गई, अब इसका फायदा उठाकर अब लगातार असफलता मिलती है तो व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी मनोबल काफ़ी गिर चुका था और इसी का ही फायदा उठाते हुए कुछ जो राज्य इसके अधीन थे, दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर दिया। जैसे जिनमें अपन नाम ले सकते हैं, पहला विजयनगर, यह एक हिंदू राज्य था। दूसरा बहमनी, यह एक मुस्लिम राज्य था। तीसरा बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। चौथा मदुरै, यानी कौन सा, पांड्य राजवंश, ये भी स्वतंत्र हो जाता है। तो ये योजनाओं की असफलता तो थी ही थी। इसके पश्चात मौके का फायदा उठाते हुए जो राज्य इसके अधीन थे वो भी विजयनगर, बहमनी, बंगाल, मदुरै आदि खुद को स्वतंत्र कर देते हैं। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाती है और ये आपके सिलेबस में भी है, इसको छोड़। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में, हालांकि समाप्त नहीं हुआ है, इसके बारे में और अगले लेसन में चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा सब्जेक्ट कि एक बार देखने पर ही याद हो जाता है। तो देखिए, आज के इस लेसन में अपन ने चर्चा की तुगलक वंश के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1320 ईस्वी में, किसके द्वारा, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यह वंश कब तक चला, 1320 से 1488 ईस्वी तक।
गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया अब किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई थी और उसकी मृत्यु के पीछे किसका हाथ था। गयासुद्दीन तुगलक टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तुगलक वंश का फिर नया शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका शासनकाल माना जाता है 1325 से 1351 ईस्वी। इसके शासनकाल के दौरान बहुत बड़ा विद्वान था, जो घटनाएं थी दोआब में करवर्दी की अकाल पड़ गया, असफल राजधानी परिवर्तन की, जनता का मन नहीं लगा वहाँ, असफल सांकेतिक मुद्रा चलाई, अवैध मुद्रा का निर्माण होने लगा, असफल खुरासान अभियान करना था। 1 साल बाद जब तक सैनिकों को वेतन वगैरह दिया, लेकिन 1 साल बाद योजना ही त्याग दी क्योंकि आक्रमण करने को चित्ते रहा ही नहीं। कराचल अभियान किया, 3 लाख से अधिक सैनिक थे, कुछ ही हजार जीवित बच जाए, यानी यह भी असफल। फिर मौके का फायदा उठाते हुए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, यानी अधीन जो राज्य थे उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर दिया, जिसमें विजयनगर है जो कि एक हिंदू संस्कृति का उत्थान का कारण माना जाता है, हिंदू संस्कृति का रक्षक माना जाता है। ब्राह्मणी मुस्लिम साम्राज्य, जिसके बारे में आपके सिलेबस में विस्तार से वर्णन है। बंगाल, यह भी स्वतंत्र हुआ, और मदुरै पांड्य राजवंश, यह भी स्वतंत्र हुआ। तो आज के लेसन में पर्याप्त है। कल या अगली जो क्लास होगी आपकी, उस क्लास में तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका जो अगला उत्तराधिकारी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।